हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर सोनिया आज आपको एमफिल, एमएड और जो नाटा नेट एजुकेशन के सिलेबस के रिलेटेड रिसर्च, जिसका आपका कह सकते हो कि क्वेश्चन जो पेपर फर्स्ट आता है उसके अंदर रिसर्च के भी 5 क्वेश्चंस आते हैं, उसका पूरा कॉन्सेप्ट एक वन वीडियो में कोशिश करूंगी समझाने की। तो आइए आज का कंटेंट शुरू करें। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे रिसर्च क्या है। देखिए, मैं आपको किस तरह से तैयार कराऊंगी, आपको पॉइंट्स पता लग जाए। की पॉइंट्स पता होने के बाद जब आप इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं छोटी सी वीडियो बनाई है जिसमें मैं पूरा का पूरे कॉन्सेप्ट का हाईलाइट पॉइंट्स जो आपको समझाना चाहती हूँ। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम मीनिंग ऑफ रिसर्च। देखिए, रिसर्च वर्ड जो है वो कंसिस्ट हुआ 2 वर्ड्स, दैट इज री एंड सर्च। री का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, अगेन एंड अगेन। जब हम कहते हैं ना री, दैट मीन्स दोबारा, हम बार बार करते रहते हैं जिसे। एंड सर्च मीन्स टू फाइंड आउट समथिंग, मतलब कुछ ढूंढना। सर्च का मतलब क्या होता है, खोजना। तो जब एक पर्सन ऑब्जर्व करता है फिनोमिना, मतलब उसको कलेक्ट किस चीज के लिए, किसी डाटा को कलेक्शन करने के लिए। मतलब जब वो किसी चीज को उसने ऑब्जर्व किया, अब उसने कुछ ढूंढा, मतलब उसके रिगार्डिंग उसने कुछ एविडेंस इकट्ठे किए, फिर उसने क्या किया, बार बार उसको एनालाइज किया। मतलब जब किसी चीज को ढूंढने के लिए आप खोज करते हैं, या मैं कहूँ कि आप फाइंडिंग करते हैं किसी चीज़ को समझने के लिए, लेकिन बार बार आप उसके लिए कोशिश करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं और फिर आप उसके पास कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, तो दैट इज द रिसर्च। मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, अनुसंधान। हिंदी में बोला जाता है अनुसंधान, मतलब जिसको हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज कि क्या क्वेश्चन है जिसका हम आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। हम पुराने ज़माने की बात करें तो पहले पूर्व, मतलब हम जब थाउजेंड ऑफ ईयर्स की बात करते हैं तो किसी को भी नहीं पता था कि चांद क्या है, चांद पर क्या हो सकता है। बस वो देखा हाँ कि कुछ है, लेकिन उसके बारे में ऑब्जर्वेशन नहीं थी कि हम चांद को, क्या चांद पर कोई जीवन संभव है या चांद पे हम जा सकते हैं। ये कहाँ से आया, ये ह्यूमन नॉलेज से आया। क्योंकि उन्होंने क्या किया, इन्होंने वो लिटरेचर में से, मतलब किसने, ह्यूमन नॉलेज ने, मतलब ह्यूमन ने ये कोशिश की और आज वो कहाँ पर पहुंच गए, चांद पर पहुंच गए। वहां की मिट्टी लाई, उसको स्टडी कर रहे हैं और उसके बारे में बता रहे हैं कि वहां पर क्या क्या हो सकता है। तो ये सब क्या है, दैट इज उन्होंने रिसर्च की है, जो कि हमें लिटरेचर में कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिल रहा आपको। आपने उनकी जो क्यूरियोसिटी थी उसके रिगार्डिंग उन्होंने उसको सर्च किया कि ये क्या चीज़ है और यहाँ पर हम कैसे पहुँच सकते हैं। जब साइंटिस्ट इन्वेंशन करते हैं तो वो यही तो चीज़ ढूंढते हैं, जो हम कहते हैं ना कि वो बहुत स्टडी करते हैं। स्टडी करने का मतलब है हम कैसे कर सकते हैं। लाइक आप स्कूल में एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंस में, तब आप देखते हैं कि क्या होता है, हर चीज़ को आपको ऑब्जर्व करते हैं, कितना केमिकल मिलाना चाहिए, कितना ज़्यादा डालते हैं तो कैसे ब्लास्ट हो जाता है। तो वो सारी चीज़ आप कब का फाइंड आउट होता है, जब आप एक एक स्टेप लिखते हैं, छोटे छोटे माइनर स्टेप्स लिखते हैं, तब आपको पता लगता है कि लेबोरेटरी में काम करने के लिए कोई भी एक्सप्लोजन ना हो, हमें हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप नोटिस करना पड़ता है। इसी तरह से रिसर्च करने के लिए भी हमें उसको, किसी चीज़ को ढूंढने के लिए बार बार उसके ऊपर उसको ढूंढना पड़ता है और फिर उसको एनालाइज कर कर हम अपने कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अनुसंधान क्या, मतलब रिसर्च क्या होती है और हम क्यों करते हैं। किसी भी क्वेरी का मतलब किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए हम रिसर्च करते हैं। अगर ये आपको बुक्स में अवेलेबल हो तो आप क्यों करेंगे रिसर्च। रिसर्च करने के बाद ही तो हमारी नई नई पॉलिसीज़ बनती है। अब गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाती है, कोई भी रूल्स बनाती है, वो किस बेस पे बनाती है, वो डाटा के एनालिसिस करती जाती है, क्योंकि वो रिसर्च करती है। जो रिसर्चर रिसर्च करते हैं, दैट मीन्स जो किसी प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हैं और उसके बाद वो कंक्लूड करते हैं, जिसके ऊपर वेरिफिकेशन होती है, तब उस चीज़ को एप्लीकेबल किया जाता है। ओके, मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द डेफिनेशन रिसर्च। अब यहाँ पर आपको जो मैंने अभी तक बताया उसका वन बाय वन समझिए। अ सिस्टमैटिक एंड रिफाइंड टेक्निक फॉर ऑब्टेनिंग अ मोर एडिक्यूट सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। अब वही बात आई, लेकिन मैंने कहा सिस्टमैटिक। जैसे लेबोरेटरी में मैंने बोला ना, माइनर से भी माइनर स्टेप को आपको राइट डाउन करना पड़ता है। वही चीज़ कि हमेशा रिसर्च करने के लिए हमें सिस्टमैटिक, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करनी होती है, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमें जिस वे से हम कर रहे हैं उसको हमें पता होना ज़रूरी है। अ सिस्टमैटिक एंड स्कॉलरली एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड। देखिए, वही लेबोरेटरी वाले मेथड को ही लेके चलिए, तो वही साइंटिफिक मेथड और वो भी सिस्टमैटिक हो, ठीक है। एंड इन्फॉर्मेशन इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस, मतलब जो हम ढूंढ रहे हैं, जो सूचना हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और जो डाटा हमें मिला, हम उस पर कॉन्फिडेंट है कि जो किया है हमने वो बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है। एंड एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, जब हम पूछताछ करते हैं,
तो कैसे किया अ केयरफुलेस्ट इंक्वायरी, मतलब क्या, जब हम साइंस की बात करते हैं तो हमें बहुत सावधानी से हर चीज़ को हमें एनालाइज करना होता है एज एन एक्टिविटी इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल। कोई भी जो थ्योरी है वो प्रिंसिपल्स कब बनते हैं, जब हम उसके ऊपर काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जब गवर्नमेंट अपनी कोई पॉलिसी बनाती है, लाइक आपको पता है कि सीसी इवैल्यूएशन था 2009 में लगा था, जब कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन, तब स्टडी किया गया था कि बच्चे बहुत ज़्यादा सुसाइड करते हैं और 10th में नंबर कम आते हैं तो प्रेशर्स पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा होता है। तो उन्होंने सीसी इवैल्यूएशन लाया, ठीक है कि फॉर्मेटिव वे में, और वो 4 बार पेपर देंगे, फिर हाफ ऑफ सिलेबस किया जाएगा। अब वापस रिवाइज किया गया जब 2018 में, तो उन्होंने वापस जो पहले पैटर्न था वही लिया, जिसमें उन्होंने 60-40 का रेशो ले दिया। अब लेकिन आपने देखा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इस साल से इम्प्लीमेंट हो रही है, उसमें क्या चीज़ किया गई है, वही कि 10th का बोर्ड खत्म कर दिया। लेकिन ये किस बेस पे डिसीजन लिया जाता है, ये हमारे रिसर्चेस के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है कि हमें क्या आज किस चीज़ की हमें ज़रूरत है। मतलब अकॉर्डिंग टू द टाइम हम रिसर्च करते हैं कि अगर हमें आज ज़रूरत है प्रैक्टिकल अप्रोच की, तो हम थियोटिकल अप्रोच पे वेटेज नहीं देंगे, हम प्रैक्टिकल अप्रोच पे वेटेज देंगे। क्लियर टू माय पॉइंट? मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। देखो रिसर्च था खोजना, एजुकेशनल रिसर्च की बात करते हैं तो दैट इज एक्टिविटी विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ साइंस ऑफ बिहेवियर इन एजुकेशनल रिसर्च। मतलब क्या, जो हमें शिक्षा के क्षेत्र में खोज करने में मदद करती है, ये वो प्रक्रिया है, ये वो एक्टिविटी है। क्योंकि हमारा साइंस क्या है, जैसे आपको पता है ना, टेक्नोलॉजी क्या होती है, वो होती है साइंस ऑफ बिहेवियर। हमारे बिहेवियर का विज्ञान, मतलब व्यवहार का विज्ञान, उसके विकास करने में हमें शिक्षण अनुसंधान मदद करता है। The final purpose of educational research is to ascertain principle and develop procedure in the field of education, according to Monroe. Monroe ने कहा कि जो हमारा अनुसंधान रिसर्च है, या मैं कहूँ अनुसंधान है, शिक्षा अनुसंधान है, उसका मेन उद्देश्य क्या है, प्रिंसिपल्स को डेवलप करना। कहाँ पर? शिक्षा के क्षेत्र में। आज जैसे मैंने आपको बताया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको इसमें लेके जा रही हूँ, क्योंकि बार बार हम यही बात कहेंगे, शिक्षा में आज की क्या ज़रूरत है, प्रैक्टिकल अप्रोच की। बच्चे आज तक क्या चाहते हैं, अर्निंग वाइल लर्निंग, पढ़ते भी रहे और कमाते भी रहे। इसलिए तो हमारे नए नए पॉलिसीज, नए नए रूल्स आ रहे हैं। विटनेस रेज ऑन 2 टाइप्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। देखिए विटने ने कहा कि 2 तरह की रिसर्च होनी चाहिए, एक तो साइंटिफिक और एक फिलोसफिकल। ठीक है, इसको हम डिटेल में करेंगे बाद में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, क्योंकि देखिए जब हम मीनिंग पढ़ते हैं तो हमें उसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स समझनी है। आ साउंड फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एज द बेसिस ऑफ रिसर्च। जैसे मैंने आपको फिलोसफी का कॉन्सेप्ट बताया था ना, तो एक अच्छी फिलोसफी जो एजुकेशन के लिए, वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, मतलब हम बात करें कि दर्शन शिक्षा किस पे बेस्ड होती है, रिसर्च के ऊपर। क्योंकि वो क्या बताती है हमें वेदों के बारे में, वेद, ब्रह्म ज्ञान, ये सारी कहाँ से आया, ये सब खोज की गई, दैट इज द रिसर्च के माध्यम से। एजुकेशनल रिसर्च इज नॉट एग्जैक्ट एज रिसर्च इन फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस की बात की जाए तो ये एजुकेशनल रिसर्च के कारण, मतलब इसमें हेल्प नहीं करती फिजिकल साइंस। क्यों? क्योंकि वो जीव विज्ञान की बात करती है ना। एजुकेशनल रिसर्च कम आउट टू अ डिजायर टू डू थिंग्स बेटर। अगर हम बात करते हैं एजुकेशनल रिसर्च, हमारी कौन सी इच्छा, जो हम करना चाहते हैं, जो हमारी इच्छाएं होती है कि चीज़ों को हम और बेटर कैसे कर सकते हैं, उसमें हमारी मदद करती है। एजुकेशनल रिसर्च यूजली इम्प्लाइज डिडक्टिव रीजनिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, डिडक्टिव रीजनिंग कौन सी होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव रीजनिंग कौन सी होती है, जिसमें हम स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, और डिडक्टिव क्या होती है, जिसमें हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं। मतलब क्या है, आपको ध्यान हो, मैंने पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था, डिडक्टिव रीजनिंग को हमने क्या बोला, रूल एग। पहले हम रूल पे बात करते हैं, फिर हम एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। क्योंकि रिसर्च करने के लिए पहले हमें प्रिंसिपल्स बनाने पड़ते हैं, फिर उसके ऊपर हम एग्जाम्पल्स क्रिएट होते हैं। तो ये बात करता है डिडक्टिव मतलब रूल एग। और अगर इसके अपोजिट की बात करूं, दैट इज इंडक्टिव, वो होता है एग रूल। मतलब पहले एग्जाम्पल दिया जाता है और फिर हम रूल तक पहुंचते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर है। अगर आपको पॉइंट नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या मैं इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग पर भी आपको एक फुल फ्लैश वीडियो बना के दूं। मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशनल रिसर्च के उद्देश्य क्या है, हम क्यों करें, शिक्षा के क्षेत्र में हम रिसर्च क्यों करें।
दैट इज जब हम बात करते हैं तो थियोरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो हम बात कर रहे हैं कि हम थियोरेटिकल की बात करते हैं, जिसमें हम सिर्फ पढ़ने पर लिखने की बात करते हैं। उसमें क्या होता है, सर्वे किया जाता है। लाइक आपके सेंसेक्स सर्वे किया जाता है हर 10 साल के बाद। हम लोग पॉपुलेशन सर्वे करते हैं ना, पॉपुलेशन सेंसस जो 10 साल बाद सर्वे होता है, उसमें ये होता है कि कितना हमारे डेथ केस हुए, हमारे कितने जो है बर्थ रेट हुई, क्या क्या प्रोसीजर चेंज हुआ, कितने अडल्ट हो गए, वो सारी चीज़ें हमारी ऑब्जर्व की जाती है। और वो किसके माध्यम से, सर्वे के माध्यम से। फिर थियोरेटिकल की बात करें तो एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि मैंने साइंस को आपको बताया ना, उसमें हर एक स्टेप पे हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है और उस पर राइट डाउन करते चले जाते हैं। पहले एक प्रोसीजर बनाते हैं जिसमें हर स्टेप्स को लिखते चले जाते हैं। करने से पहले हमें उसको एक प्रोसेस को टेस्टिंग करनी पड़ती है, तो इसको हम एक्सपेरिमेंटल भी कह सकते हैं। और फैक्चुअल मतलब हो गया जो फैक्ट पे, तथ्यों पे आधारित है। लाइक हिस्टोरिकल, अब हम स्टोरी की बात करते हैं तो हिस्ट्री की बात करते हैं, कब राजा अकबर हुए और कब राम जी आए, ये सारी चीज़ें किस पे बात करती है, हिस्टोरिकल की। और वो तथ्यों को खोजने का उद्देश्य है। जो भी हमें पता लगता है कि कौन से भगवान कब आए थे, कैसे आए, वो कैसे पता चलता है, हिस्टोरिकल रिसर्च की जाती है। मतलब उसमें जो चीज़ प्रमाणित हम कर रहे हैं उसके लिए हमें वेरिफिकेशन करनी पड़ती है कि हमें किस तरह से हमने बताया कि भाई राम जी आए थे, या फिर हम लोग ये बात करें कि भाई राजा अकबर ने जो जो काम किए, उनके मॉन्यूमेंट्स मिले थे, और वो मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले थे, उनके कॉइन्स मिले थे जिनके ऊपर उनकी जो फोटो लगी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें कैसे पता लगती है कि ये उन्हीं के द्वारा है, जब हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं। और उसके लिए हमारे पास क्या होती है, जब हम इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह का क्रिटिज्म होता है, तब हिस्टोरिकल रिसर्च की जाती है। जब ये मेथड्स आपको मैं एजुकेशनल रिसर्च के जितने भी मैथोलॉजी करवाऊंगी, तब आपको मैं ये हिस्टोरिकल मेथड भी समझा दूंगी। अब आते हैं केस स्टडी। केस स्टडी क्या होती है, मान लो किसी को कोई जनरल प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम के लिए आपको उसकी केस स्टडी करनी पड़ेगी। मतलब क्या है, आपको उसके तथ्यों तक पहुंचना होगा कि उसको ऐसी प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई, कैसे अराइज हुई, कब अराइज हुई। तो ये सारी रिसर्च करने का वो कौन सी होती है, वो फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव, दैट इज एक्शन रिसर्च। यहाँ एक्शन रिसर्च को एक लाइन में समझाना चाहिए, दैट इज इन एक्शन। और ये अप्लाई किया जाता है। अप्लाई मतलब जब प्रोसेस में आप करते हो, लाइक इन अ क्लासरूम, जब टीचर टीच करती है तो एट द टाइम इन द क्लासरूम टीचर के सामने कोई प्रॉब्लम अराइज होती है रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स, तो टीचर को क्या करना होता है, फ्रीक्वेंटली या मैं कहूँ इमीडिएटली उन्हें उसके लिए कोई डिसीजन लेना पड़ता है ना। तो वो क्या है, एक्शन में आकर टीचर ने उसके ऊपर क्या किया, मतलब इमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, इमीडिएट दिया ना सॉल्यूशन, किसका, प्रॉब्लम का, जो क्लास में उसके सामने अराइज हुई। दैट इज द एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव, जो कि हम एक्शन रिसर्च के द्वारा करते हैं। क्योंकि ये बेस्ड ही होता है अप्लाई करने पर, क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है जो हम लोग सोचते हैं ऐसा नहीं होता, सर्टेन अजम्पशंस होती है, उसमें कुछ चेंजेस हो जाए तो टीचर को कुछ सर्कमस्टांसेस के लिए हमेशा प्रिपेयर करना रहना पड़ता है। और वो कौन सी रिसर्च हो जाती है, तब एक्शन रिसर्च होती है। और ये ज़्यादातर जो होती है वो क्लासरूम सिचुएशंस में क्रिएट होती है। ओके, नाउ मूव टू अ नेक्स्ट स्टेप, दैट इज काइंड्स ऑफ रिसर्च। अब कितनी तरह की रिसर्चेज होती है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने अभी बोला फंडामेंटल रिसर्च और एक्शन रिसर्च। ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे कह रही हूँ, उद्देश्यों के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो रिसर्च के दो रूप है, फंडामेंटल और एक्शन। फंडामेंटल जो होती है वो प्योर रिसर्च होती है। प्योर मतलब होता है यहाँ पर थ्योरीज डेवलप होती है। रिपीट माई वर्ड्स, यहाँ पर थ्योरी क्या होती है, यहाँ पर थ्योरी को बनाया जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी काम करने के लिए प्योर रिसर्च भी कहा ना मैंने से, क्योंकि ये स्टार्टिंग है, बेस है, और बेस बनाया जाता है पहले किसी भी काम को करने के लिए। और एक्शन तब उसको अप्लाई किया जाना, मतलब उसको प्लान में लेकर आना, उसके ऊपर काम करना, दैट इज द एक्शन रिसर्च। और जब हम अप्रोचेस की बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच, उसमें हम दो टाइप से आते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल। लॉन्गिट्यूडनल होता है जिसमें हम लंबी स्टडी करते हैं। लंबी स्टडी करने का मतलब है कि जब हम टाइम पीरियड को लेके चलते हैं, जिसमें लाइन जो है वो थोड़ा लंबा लगता है। मतलब लाइक अगर हम हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करें तो आप 3-4 साल के अंदर पूरा स्टडी करके आप किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया है, तो उस पर रिसर्च करने लगते हैं। तो वो कौन से पार्ट में आएगा, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल स्टडी, दैट इज द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सर्वे रिसर्च। ये एग्जाम्पल से क्रॉस किए क्योंकि इसमें कम समय में ज़्यादा काम किया जाता है। लॉन्गिट्यूडनल जो मैंने कहा हिस्टोरिकल रिसर्च है या जेनेटिक है, ये हमारी किससे रिलेट करती है, ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च से जो है अप्रोच से रिलेट करती है। अगर हम और भी बात करें तो कई तरह की भी आती है। सिर्फ बेसिकली हम लोग जब
क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ या हमें जाने के लिए करूँ, तो इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्राइटेरिया जो हमें आना चाहिए। अगर मैं सिर्फ नेचर की बात करती हूँ तो एक्सप्लेनेटरी होती है और डिस्क्रिप्टिव होती है। एक्सप्लेनेटरी होती है जिसमें हम लॉज और प्रिंसिपल को, टर्म्स को या थ्योरीज को कंसर्न करके चलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। और डिस्क्रिप्टिव में क्या करते हैं, हम फैक्ट्स जो होते हैं ना, न्यू इंटरप्रिटेशन, उससे रिलेट करते हैं। ठीक है, आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम आते हैं 4 लेवल्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। देखो कैसे हम करा जाता है रिसर्च के लिए, हमें कैसे स्टेप फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले कोई भी काम करने के लिए हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि मैं क्या कह रही हूँ, मुझे कौन सी समस्या है, उससे रिलेटेड मुझे पहले पता तो हो कि ये समस्या आई कहाँ से, कैसे जनरेट हुई। उसके लिए हम किसके बात पर डिपेंड करेंगे, वो जो डाटा जिससे मैंने प्रॉब्लम ली है। तो दैट इज फर्स्ट लेवल, डाटा कलेक्शन। सेकेंड लेवल दैट इज इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी मतलब आंतरिक वैधता, क्योंकि मैंने किससे डाटा लिया वो सही है। मतलब मेरी प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर मैंने कोई डाटा इकट्ठा किया है तो उससे रिलेटेड क्यों, कैसे, कहाँ से आया। मेरे को अगर कोई समस्या है तो मेरे से आसपास जितने भी लोग होंगे या मेरी फैमिली मेम्बर्स होंगे वो मुझे इस तरह से जानते होंगे, तभी तो मैं उनको बता पाऊंगी। तो कहने का मतलब क्या है, इंटरनल, आंतरिक रूप से जो डाटा के साथ में डाटा जो हमने कलेक्शन किया है उसके साथ में जुड़े होते हैं तो उसकी वैधता ज़्यादा होती है। एक्सटर्नल, अब मैंने एक अभी जो मैं आपको एग्जांपल समझा रही हूँ उसका मतलब ये है, मान लो मुझे कोई समस्या है तो मैं साइकोलॉजी काउंसलर के पास जा रही हूँ, तो काउंसलर पहले मेरी बात सुनेगा, फिर वो मेरे घर वालों से बात करेगा, फिर वो मेरे पड़ोसियों के आसपास बात करेगा, जो नियर बाय मेरे पीयर ग्रुप से उनसे बात करेगा, दैट इज द एक्सटर्नल वैलिडिटी। और फिर वो रिसर्च का पार्ट करेगा, दैट इज वो पूरी चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करेगा, मेरे रिगार्डिंग जितना भी डाटा है वो इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, दैट इज द थियोरिटिकल रिसर्च, दैट इज द लेवल 4th। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। देखो मैंने सारी चीज़ों के नाम आपको दिए, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं आपको डिटेल में कर रही हूँ, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। सबसे पहले हम जानेंगे हिस्टोरिकल रिसर्च, व्हाट वाज, क्या था, क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च में हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हिस्ट्री हो चुकी है, हम उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। इसलिए हम सिर्फ उसमें क्या करते हैं, क्या था, उसके लिए हम इंटरनल वैलिडिटी मतलब आंतरिक वैधता क्या है और क्यों है, इसके बारे में सिर्फ हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें 2 तरह से क्राइटेरिया से निकलना पड़ता है, दैट इज इंटरनल क्राइटेरिज्म या एक्सटर्नल। और इसमें डाटा जो सोर्सेज होते हैं ना जिससे हम डाटा लेते हैं वो 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब होता है प्राथमिक स्रोत। अगर मेरी बारे में बात कर रही हूँ तो मैं आपको अपने बारे में ज़्यादा बता सकती हूँ, मैं दूसरा ज़्यादा बताएगा, तो दैट इज, अगर मैं बताती हूँ दैट इज मैं क्या हूँ, प्राइमरी सोर्स। अगर मेरे बारे में कोई आपको दूसरा बताता है तो दैट इज द सेकेंडरी सोर्स। अगर वो मुझसे जेलस करता है या मेरे खिलाफ है तो वो आपको मेरा डाटा क्या देगा, वो रॉन्ग देगा, तो वो हो जाएगा सेकेंडरी सोर्स। तो इसके लिए जब वो डाटा इकट्ठा किया जाता है तो हम इन्हीं सारे जो क्राइटेरिया है उनको कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, क्लियर हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक अनुसंधान की बात करते हैं। व्हाट इज डिस्क्राइबिंग, वो बताना चाहते हैं क्या हम कर रहे हैं, किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब मात्रा की बात करें तो आपको पता लगता है कि जो क्वांटिटी में आता है हमारे पास डाटा उसके रिगार्डिंग हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च दैट इज अ व्हाट विल बी, क्या होगा, क्योंकि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसका रिजल्ट जब कर लोगे तभी तो पता चलेगा, तो दैट इज व्हाट विल बी, क्या होगा। ठीक है, conclusion, so we can say that research begins by asking the right questions and choosing an appropriate method to investigate the problem। मतलब हम कह सकते हैं ना कि रिसर्च स्टार्ट होती है एक राइट क्वेश्चन से, मतलब सही समस्या होती है, उसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन को, जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट मेथड यूज करते हैं और फिर हम एनालाइज कर अपना कंक्लूजन देते हैं। आफ्टर कलेक्टिंग आंसर्स टू योर क्वेश्चन यू कैन एनालाइज द फाइंडिंग्स और ऑब्जर्वेशन टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन। ठीक है, किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचने से पहले हमें उसे एनालाइज करना पड़ता है कि जो हमने निकाले हैं आंसर, जो हमने ऑब्जर्व किया है, क्या वो सही दिशा में किए गए हैं। ठीक है, तब हम उसके कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। तो रिसर्च क्या है ओवरऑल कहा जाए, किसी भी समस्या के समाधान के लिए जब हम प्रॉपर तरीका, मतलब प्रॉपर एक सिस्टमैटिक ढंग से उसके लिए डाटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हम एक पर्टिकुलर आंसर तक पहुंचते हैं, पर्टिकुलर वे तक पहुंचते हैं या रिजल्ट तक पहुंचते हैं, आउटकम जो आते हैं, दैट इज द रिसर्च।
ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।